जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस डायनेमिक सेशन में। आज हम इस क्लास का तीसरा टेस्ट देख रहे हैं। आज के क्लास में भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और इसके पहले हमने दो टेस्ट लगा लिए हैं जिसमें टॉप 50 पीवाईक्यू हमने देखा था। आज के क्लास में दोस्तों हम करंट अफेयर भी ऐड करके देखेंगे और हर एक क्लास में अब करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपका रिविजन और आपका टेस्ट दोनों होता रहे। तो चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान करता है? तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, मतलब आपके नजरिए से टफ है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों यह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 9 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब है आपका इसमें ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची में। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपसे क्या है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपसे, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिलाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनकी पद की जो उनका जो पद है उसकी शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष या कितनी आयु तक जो भी पहले होता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो वही क्या होता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। अगला प्रश्न है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय क्षेत्र से नहीं निकलती बल्कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका सिंधु नदी, ये भी सही है। सतलज नदी, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्रा नदी, इसके आसपास मानसरोवर झील, जो मानसरोवर झील है उसके आसपास से ये निकलती हैं, तो इसमें सभी का सभी करेक्ट होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब है आपका इंदिरा कॉल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देखिए साबरमती भी गिरती है, माही भी गिरती है, तापी भी गिरती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सभी के सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध जो सैंडल पीक है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है, ऐसा आपसे प्रश्न है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो मैंने कलेक्टिवली बोला, लेकिन जो सैंडल पीक है ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है उत्तरी अंडमान, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपसे, निम्नलिखित में से किस सॉइल को सतह जुताई वाली मृदा या मिट्टी भी कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों काली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे देखिए काली मिट्टी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, पानी धारण करने की क्षमता, लेकिन जब सूखा पड़ता है तो वो स्वतः ही फट जाती है, खेत ऐसे लगेगा कि जुताई किया गया है। ठीक है, वैदिक काल में राजा द्वारा अपनी प्रजा से वसूले जाने वाले टैक्स को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? बात है दोस्तों वैदिक काल की, तो उसको हम बलि कहते थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपसे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस या पाबोस जैसी कठोर दरबारी रस्मों की शुरुआत की थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा,
आप मुझे कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी करेक्ट है, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। वर्ष 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? अब यहाँ पे जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए क्या है। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किस दल की स्थापना की थी? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपसे, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तरलता जाल है इसकी स्थिति में ब्याज दरों की, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है आपका न्यूनतम स्तर पर स्थिर होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल, जिसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, उसकी स्थिति में ब्याज दरों की जो प्रवृत्ति होती है वो न्यूनतम स्तर पर स्थिर हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए क्या है। भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है उसके आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या मंत्रालय जारी करता है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। क्या है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बात हो रही है। लेकिन यहीं पे अगर बात हो सीपीआई की, तो दोस्तों जो वर्तमान में सबसे ऑथेंटिक डाटा देता है उसको एनएसओ कैलकुलेट करता है। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अर्थशास्त्र का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब आपका हो जाता है गोसेन का जो प्रथम नियम है उसको हम कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है। तो क्या है गोसेन का प्रथम नियम? क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए। किसी देश के भुगतान संतुलन में जो अदृश्य मंदे होती हैं, ठीक है, इनविजिबल आइटम्स होती हैं, उसके अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो अदृश्य मंदों की बात होता है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? इसका सही जवाब है सेवा का व्यापार, ये भी सही है, प्रेषित धन रेमिटेंस उसमें भी, और विदेशी सहायता, तो इसमें सभी का सभी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों भुगतान संतुलन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो अदृश्य मंदों की बात होती है उसके अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? दोस्तों सेवाओं का व्यापार शामिल होता है, प्रेषित धन, जो रेमिटेंस और विदेशी सहायता, सभी का सभी। मैंने रिपीट कर दिया कि आपको अगर ना समझ में आए तो ये फिर भी आप रट लें। ठीक है। क्योंकि अभी उतना टाइम है नहीं कि मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सप्लेन करूं। अगर आपको ऐसा कोई डिटेल लेसन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जो मनुष्य है उसके कानों में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान के किस भाग में स्थित होती है? तो दोस्तों बताइए, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिल गया। इसका सही जवाब है मध्य कान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। धोने वाले सोडे की बात हो रही है। वॉशिंग सोडा का जो सटीक रासायनिक नाम और उसका जलीय सूत्र है वो क्या होता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है आपसे। परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज वर्ष 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसने की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हवाई जहाजों के टायरों को फुलाने या उनमें भरने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे बाय मिस्टेक गीत है। ठीक है। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जाने की क्या आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन बी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उसको हम क्या कहते हैं? मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें इसके लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है किरण देसाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाता है। प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास देवदास के मूल लेखक निम्नलिखित में से कौन है?
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? शास्त्रीय नृत्य सत्रिया को अंकीय नाट के माध्यम से विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों बताएं, सत्रिया नृत्य को अंकीय नाट के माध्यम से विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही जवाब है आपका महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न, जो चापचार कूट है दोस्तों, ये उत्सव है, ये मुख्य रूप से भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में बांस नृत्य के साथ मनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है मिजोरम में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? भारत की प्रसिद्ध जो पारंपरिक लोक चित्रकला शैली पट्टचित्र मतलब जिसको कहते हैं, इसका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है उड़ीसा से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, सुप्रसिद्ध सरोद वादक जो अमजद अली खान के बेटे हैं, जिनका नाम है अमान अली और अयान अली, इनका संबंध किस घराने से माना जाता है? तो दोस्तों सुप्रसिद्ध सरोद वादक जिनका नाम है अमजद अली खान, उनके बेटों का नाम है अमान अली और अयान अली। ठीक है, इनका संबंध किस घराने से माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ठीक है, सोनिया बंगस घराना से माना जाता है, और ऐसा ही एक बड़ा ही बेतरतीब सा क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था, अगर आपने देखा हो क्वेश्चन तो। ठीक है, तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन देख लिए। अब हम करंट अफेयर के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, उसके बाद फिर से हम महत्वपूर्ण 13 प्रश्न और देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 में करंट अफेयर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 129वीं जयंती, ठीक है 129th जयंती पर विशेष स्मरण लेख जारी किए हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा? आप मुझे कमेंट करके सही जवाब बताइए अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और करंट अफेयर पढ़ते रहिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, उसके लिए भी मैं क्लास लेके आऊँगा जिससे आपका करंट अफेयर भी स्ट्रांग हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप मुझे कह दें कि हाँ सर लाइए और उसके बाद से आप खुद ही गायब हैं। ठीक है, तो अगर आप सच में सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं डेली आपके लिए बढ़िया बढ़िया करंट अफेयर क्वेश्चन लाऊंगा अलग से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2026 में देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल जो परिसर है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया? मैं फिर से रिपीट करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कब किया है? इसी महीने जुलाई में ही किया है। देश का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन तो कहाँ पर किया है, ऐसा आपसे प्रश्न है। इसका सही जवाब है दोस्तों पचपदरा बालातोर क्या है बालोतरा जिला राजस्थान में। ठीक है, तो पचपदरा और बालोतरा जिला राजस्थान में किया है। क्या किया है? पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे? राजस्थान में, पचपदरा बालोतरा में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपसे, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 1.25 यानी कि आप कह सकते हैं 1.25 लाख की वार्षिक आय सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल 2026 में मिशन जीरो पावर्टी पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों बताएं 1,25,000 का इसमें क्या है वार्षिक आय सुनिश्चित किया जा रहा है, और ये पहल मिशन जीरो पावर्टी किस राज्य ने शुरू किया है, ये आपसे प्रश्न है। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। रक्षा खरीद परिषद, ठीक है, तो रक्षा खरीद परिषद ने जुलाई 2026 में भारतीय सेना के लिए किस NTUAB इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी है? तो दोस्तों बताएं रक्षा खरीद परिषद ने जुलाई 2026 में भारतीय सेना के लिए किस NTUAV इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी है? मैंने फिर से रिपीट किया, इसका नाम है आकाश तरंग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। भारत ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश में बाघों के ऐतिहासिक पुनर्वास कार्यक्रम के लिए बंगाल टाइगर्स भेजने का समझौता किया है, जहां 2016 में ये विलुप्त हो गए थे? तो दोस्तों आपसे पूछा गया दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उसमें भेजा जा रहा है। ठीक है, बाघों के ऐतिहासिक पुनर्वास कार्यक्रम के लिए बंगाल टाइगर्स भेजने का समझौता हुआ है,
ठीक है। तो जहाँ पे 2016 में बंगाल टाइगर्स मतलब विलुप्त हो गए थे, सही जवाब है कंबोडिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है आपसे। असम का कौन सा चाय बागान जुलाई 2026 में व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन और नीलामी करने वाला भारत का पहला बागान बना है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब है ऑप्शन ए, छोटा टिंगराई चाय बागान। ठीक है। और ये आपको तिनसुकिया असम में देखने को मिलता है। ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे? आपसे प्रश्न है, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनके रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए, ठीक है, किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम क्या है? प्रोफेसर योगेश सिंह को। ठीक है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फिर से स्टैटिक जीके के ऊपर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है बल्कि एक अप्रत्यक्ष कर है? क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसमें जो सीमा शुल्क है, कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। बाकी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपसे? प्रसिद्ध जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर निर्मित है जो भारत की सबसे लंबे बांधों में से एक है? तो दोस्तों वैसे भी भारत का सबसे लंबा बांध है ये नदी पर, हीराकुंड। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ये आपको महानदी पर देखने को मिलता है और मुख्यतः आपको ये उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखें, मानव शरीर में रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग जमने में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका क्या होगा? सही जवाब विटामिन के। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए क्या है आपसे। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध जो हॉर्नबिल महोत्सव है प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है नागालैंड में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 42 देखिए, वर्ष 2019 में आयोजित खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किन दो भाइयों द्वारा किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम के निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर से संबंधित है? इसका सही जवाब है आपका अनुच्छेद 24। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 44 में पूछा गया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब है शशि थरूर। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? तो दोस्तों शशि थरूर की। चेचक के टीके की खोज, ठीक है, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो निम्नलिखित में से उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। उम्मीद करता हूं आपको एडवर्ड जेनर याद होंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है आपसे, अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्द जीडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल है, आपसे उम्मीद किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है यूराल पर्वत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में किन दो भाइयों द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब है हरिहर और बुक्का के द्वारा। कब? 1336 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है आपसे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य ओडिसी, ठीक है, इसको पुनर्जीवित करने और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों तो इनका केलुचरण महापात्र का संबंध
अगर हम इनका संबंध देखें तो उड़ीसा से है और ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। और इस तरह से आज आपका तीसरा टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगर आप कंटिन्यू बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि कितना बढ़िया ये सेशन है आपके एग्जाम के लिए, आपके सफलता के लिए। क्वेश्चन का लेवल दोस्तों हम कभी टफ, कभी मॉडरेट, कभी ईजी रखते रहेंगे, लेकिन अगर आप डेली जुड़े हैं तो डेली आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसलिए आप अपने शेड्यूल में इस टेस्ट को इंक्लूड कर लीजिए। डेली आपको ये टेस्ट निश्चित रूप से लगाना है, ठीक है, अगर आप अपना जीके जीएस स्ट्रांग करना चाहते हैं। दोस्तों, हर एक दिन की तरह आज भी मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, और दूसरा प्रश्न दोस्तों, आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है वर्तमान में। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप अपने नाम के साथ बिल्कुल करेक्टली लिखेंगे। जिनका सबसे पहले जवाब आएगा और सबसे बेहतर जवाब होगा, मैं उनके कमेंट को पिन करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।